हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन लॉ गुरु चैनल। मैं जेके सिंह। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को, क्योंकि आप सभी ने जो इतना प्यार दिया। मैंने कोविड-19 मार्च 2020 में 1 महीना वीडियो बनाया था। उस वीडियो को आप लोगों ने इतना प्यार दिया। आप सभी का कमेंट पढ़ने का टाइम नहीं मिला। मैं एक दिन बैठ कर कमेंट पढ़ रहा था तो देखा बहुत सारे स्टूडेंट्स कुछ वीडियो लाइव चाह रहे थे, कुछ वीडियोस टॉपिक दिए थे कि इसके बारे में वीडियो बनाइए। मैं उन सभी को आश्वासन देना चाहता हूं कि डेफिनेटली अब हम उस टॉपिक पर जिक्र करेंगे जो आप लोगों ने टॉपिक पर कुछ पॉइंट बोलने के लिए बोला है। मेरा इरादा है कि आप सब सफल के पीछे मत भागिए, आप एक खुद योग्य के पीछे भागिए। अगर आप अपने आप पे फोकस करेंगे, अगर आप अपने एम्बिशन पे फोकस करेंगे तो डेफिनेटली यू विल सक्सेस इन लाइफ। हमें कभी भी सर्विस के पीछे नहीं भागना है, आपको अपने आप के पीछे भागना है कि आप उन सब से अलग हो जाएं। अगर आप अलग हो गए तो डेफिनेटली आप सफल ही होंगे। ठीक है, एम्बिशन हमेशा हाई रखें, क्योंकि छोटा लक्ष्य जो होता है ये मोटिवेशन नहीं देता है। डू वेल टुडे, क्योंकि आज की मेहनत ही कल सफल बनाती है। अगर आप आज मेहनत करते हैं तभी कल सफल होंगे। नेवर फियर फेलियर्स, क्योंकि फेलियर ही आपको स्ट्रॉन्ग बनाता है, स्ट्रेंथ देता है। ड्रीम बिग रखें, हार्ड वर्क करें और कभी हार मत मानें। अगर हार मानने लगेंगे तो फिर जीतने की जो जिज्ञासा है ना, कम हो जाएगी। ओके, सक्सेस उन्हीं को मिलता है जो डर के आगे बढ़ते हैं। कभी डर से आगे बढ़ने वाले को जीत नहीं हुआ है, डर के आगे बढ़ने की कोशिश करना है। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। When was the Indian Constitution enforced? 26 जैन 1950। आप सभी को मालूम होगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है इन्फोर्स तो कर दिया गया था 1950 में, लेकिन ये एडॉप्ट कब किया गया, बनाया कब गया था? ये जो बना था 1949 में बन गया था। 26 नवंबर 1949 में ये बनकर तैयार हो गया था और हमने इसको एडॉप्ट भी कर लिया था। और 26 जैन 1950 को इन्फोर्स किया गया और 26 को हम रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आपको मालूम होगा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बाद फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी बने थे। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की जो बात आई, कहाँ से आई थी? ये जो बनाया गया था अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान के तहत बनाया गया था। और उस समय टेम्पोररी प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। याद रहेगा, प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, टेम्पोररी प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कौन थे? H.C. मुखर्जी। आप सभी इस सब को नोट कर सकते हैं, क्योंकि हम जब इसके एक एक टॉपिक से जा रहे हैं तो हम चाहते हैं रिलेवेंट क्वेश्चंस जो हैं उसको भी कवर करते चलें। और चेयरमैन कौन थे ड्राफ्टिंग कमेटी का? ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब थे। और कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र कौन था उस समय? B.N. राव। एंड हु प्रेजेंटेड द ऑब्जेक्टिव्स रिजोल्यूशन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। टोटल मेंबर कितने थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर? टोटल मेंबर थे 389। और आफ्टर पार्टीशन, इंडिया और पाकिस्तान के बंटवारा के बाद टोटल 299 मेंबर्स इंडिया में रह गए, लेफ्ट ओवर पाकिस्तान में चले गए। इंडिया जो है 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आज़ाद हो गया था। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में कितना समय लगा? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा। ठीक है। नेक्स्ट, फंडामेंटल राइट्स आर इन व्हिच पार्ट? फंडामेंटल राइट है किस पार्ट में मेंशन किया गया है? तो हमें मालूम होना चाहिए कि ये पार्ट 3 में मेंशन किया गया है। और ये आर्टिकल 12 से लेकर 35 में मेंशन किया गया है कि हमारा फंडामेंटल राइट्स क्या क्या हैं। तो हम जिक्र करते हैं, थोड़ा सा संक्षिप्त इसके बारे में बता देता हूं कि आज के डेट में फंडामेंटल राइट्स मात्र 6 हैं। पहले 7 रहा करता था। राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया है। आप सभी ने सुना भी होगा, देखा भी होगा। राइट टू प्रॉपर्टी को हटाकर अब ये लीगल राइट के अंदर रख दिया गया है और आर्टिकल 300A के अंदर मेंशन किया गया है। 6 फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से हैं? राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 to 18 के अंदर मेंशन किया गया है। इसके बारे में भी हम विस्तृत जानकारी लेंगे, ऑलरेडी आप लोग जानते भी होंगे, इसलिए मैं ज़्यादा कवर नहीं करता हूँ। राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 to 22
के अंदर मेंशन किया गया है। और आपको ये जानकर सरप्राइज लगेगा कि ड्यूरिंग इमरजेंसी आर्टिकल 20 एंड 21 जो है सस्पेंड कर दिया जाता है। अब आप 20 और 21 पढ़ के मैसेज करिएगा कि क्या है आर्टिकल 20 एंड 21 जो इमरजेंसी के दौरान जो राइट दिए गए हैं, फंडामेंटल राइट्स, उसको भी सस्पेंड कर दिया गया है। ओके, तो हमने पहला देखा राइट टू इक्वालिटी, सेकंड देख लिया राइट टू फ्रीडम, तीसरा है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23 टू 24 में मेंशन किया गया है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये जो है आर्टिकल 25 टू 28 के अंदर मेंशन किया गया है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, ये जो है आर्टिकल 29 टू 30 के अंदर मेंशन किया गया है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज, ये आर्टिकल 32 में कहा गया है। और इसको जो फंडामेंटल रिमेडीज हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज जो है आर्टिकल 32, इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने हार्ट एंड सोल कहा है। जब कोई रिट्स डालता है तो रिट्स में डायरेक्ट अपील या डायरेक्ट आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में अपील दे सकता है, वहाँ पे अपना रिक्वेस्ट डाल सकता है। और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट के अंदर भी डायरेक्ट रिट्स डाला जा सकता है। आप सभी को पिछले वीडियो में मुझे याद है कि जो मैंने बनाया था 1 महीना का वर्क जो किया था, उसमें मैंने रिट्स को भी कवर किया था, तो आप लोग उसको जाकर रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट, टोटल मेंबर्स ऑफ राज्यसभा 245, टोटल आज के डेट में 245 हैं। और हम 5th पे चले गए, 4th एक रह गया, हु इज़ द गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट। ऐसे ही एक और क्वेश्चन पूछ देता है, हु इज़ नॉन एज द प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्टर कौन है या कॉन्स्टिट्यूशन के गार्जियन कौन है? तो सुप्रीम कोर्ट, दोनों में हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ओके, टेन्यूर ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का टेन्यूर कितना समय के लिए? 5 साल के लिए है। टेन्यूर ऑफ लोकसभा 5 साल के लिए। आर्टिकल 370 रिलेटेड टू JNK, आर्टिकल 370 जो है JNK से रिलेटेड है। क्या आप सभी जानते हैं कि 370 कब हटाया गया और हटाने का कारण क्या रहा, इसके क्या प्रोन्स एंड कॉन्स रहे? क्योंकि ये जो क्वेश्चन है, ये मत सोचिएगा कि आपसे पूछा नहीं जाएगा, ये क्वेश्चन कभी भी पूछा जा सकता है, इसलिए आपको इसके बारे में भी डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस समय इसका कहीं जिक्र नहीं था, ये बाद में प्रेसिडेंशियल लॉ के तहत इसको साइन करने के बाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का साइन के बाद उसको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐड किया गया था। ये जो है आर्टिकल 370 स्पेशल स्टेटस का माध्यम है जो JNK को दिया गया था। यह एक अस्थायी प्रावधान था, जिसमें कोई स्थायी रूप से नहीं था, ये टेम्पोररी बेस्ड बनाया गया था। इसके तहत राज्य का अपना संविधान, झंडा और कानून बनाने का अधिकार था। 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने निरस्त कर दिया। ओके, यानी कि 5 अगस्त को ये केंद्र सरकार द्वारा निरस्त कर दिया गया। JNK राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया। पहला हुआ जम्मू कश्मीर और दूसरा बनाया गया लद्दाख। हटाने का कारण क्या था? बहुत सारे लोग एक्चुअल फैक्ट्स नहीं जान पाते कि हटाया क्यों गया, लेकिन हमें मालूम होना चाहिए, बिकॉज वी आर द सिटीजन ऑफ आवर कंट्री, डेट्स वाई वी शुड नो आवर मेरिट एंड डिमेरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। या कॉन्स्टिट्यूशन हैं कि हटाने का कारण क्या रहा होगा? पहला कारण अपना संविधान था, उनका अपना झंडा था, कानून था। दूसरा, रक्षा, विदेश और संचार को छोड़कर अन्य मामलों में केंद्र सरकार को कानून बनाने के लिए सरकार यानी कि राज्य सरकार की सहमति लेनी जा सकती। यानी कि केंद्र सरकार कोई वहाँ पे कानून लाना चाहती है तो कानून नहीं पारित होगा जब तक कि वहाँ के राज्य सरकार जो है सहमति न दे। तीसरा, अनुच्छेद 35A के तहत राज्य के स्थायी निवासी ही संपत्ति खरीद सकते हैं और सरकारी नौकरियां पा सकते हैं, कोई बाहरी नहीं कर सकता जैसे हम अदर स्टेट में करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश सीधे JNK में लागू नहीं होते थे। जो सोचिए, जो सुप्रीम कहा जाता है, सुप्रीम कोर्ट का भी वहाँ पे आदेश डायरेक्टली JNK में लागू नहीं होता था। और JNK के लोगों के पास दोहरी नागरिकता थी। माने दोहरी नागरिकता का मतलब वहाँ का एक कानून फॉलो करना, फिर
JNK से बाहर, यानी कि आप आते हैं दिल्ली, यूपी, राजस्थान, तो वहाँ का भी कानून लगना, इसलिए वहाँ बताया गया है दोहरी नागरिकता की जैसी स्थिति थी। इसे हटाने का निर्णय संसद में लिया गया और यह जो हटाया गया पुनर्गठन बिल के माध्यम से हटा दिया गया। इसका फ़ायदा क्या हुआ? इसका फ़ायदा हुआ कि एक देश होना चाहिए, एक संविधान होनी चाहिए। देश में एकरूपता के लिए ये बहुत ही ज़रूरी था। टोटल स्टेट्स इन इंडिया, ये टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, इसलिए आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि आज डेट में 28 स्टेट्स हैं। पंचायती राज इंट्रोड्यूस्ड बाय 73rd अमेंडमेंट में इंट्रोड्यूस किया गया था। बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी के बारे में ये कब हुआ था? 1757। प्लासी के युद्ध 1757 में हुए थे और प्लासी के युद्ध को ही कहा जाता है। और इसी दौरान ब्रिटिश का यहाँ पर एक न्यू बन चुका था। उनका अब लग गया कि भारत में भी उनका सिक्का चलेगा। ये किसके बीच में हुआ था? अंग्रेजी सेना, ईस्ट इंडिया कंपनी और ये जो उस समय मुग़ल के शासक थे उनके बीच में हुआ था। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला, अंग्रेज़ का जो रिप्रेजेंटेटिव था, नेतृत्व कर रहा था, वो कौन था? रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था। और उनके ओपोनेंट में कौन था? सिराजुद्दौला। युद्ध के कारण क्या थे? अंग्रेज़ों का बंगाल में बढ़ता प्रभाव, अंग्रेज़ धीरे धीरे अपना कंट्रोल बनाना चाहते थे और धीरे धीरे हावी होते जा रहे थे। दूसरा क्या कारण था? किलेबंदी को लेकर विवाद। तीसरा, नवाब और अंग्रेज़ों के बीच अविश्वास, दोनों के बीच में विश्वास की कमी। और चौथा था मीर जाफ़र की गद्दारी। मुख्य घटना के बारे में जिक्र करते हैं। युद्ध तो ज़्यादा दिन नहीं चला, बहुत छोटा था, कुछ ही घंटे चला। नवाब की सेना बड़ी थी, लेकिन मीर जाफ़र ने युद्ध में साथ नहीं दिया, उसने धोखा दिया, गद्दारी दिया। इससे नवाब की हार हो गई। इसका परिणाम क्या हुआ? अंग्रेज़ जो थे जीत गए, मीर जाफ़र को नवाब बना दिया गया। बंगाल पर अंग्रेज़ों का नियंत्रण शुरू हो गया। भारत में ब्रिटिश शासन की नींव पड़ी। भारत में अंग्रेजी शासन की शुरुआत यहीं से मानी जाती है। यानी कि प्लासी के युद्ध में जो प्लासी के युद्ध हारा गया, किसके द्वारा? सिराजुद्दौला के द्वारा। उसके बाद अंग्रेज़ों का यहाँ पे पॉलिटिकल कंट्रोल हो गया। ओके। बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1764 में। ये जो कहा जाता है, जो प्लासी का युद्ध हुआ था उस समय उनका पॉलिटिकल कंट्रोल हुआ था, लेकिन बैटल ऑफ बक्सर के बाद कंप्लीटली कंट्रोल हो गया। चलिए देखते हैं। 22 अक्टूबर 1764 में ये लड़ाई हुई थी और किस किस के बीच में हुआ था? ये भी हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी और इसका नेतृत्व कर रहे थे हेक्टर मुनरो और विरोध उसके अपोनेंट में कौन थे? मीर कासिम। मीर कासिम, इसमें 3 लोग थे, मीर कासिम, सिराजुद्दौला और शाह आलम II। युद्ध के कारण क्या था? अंग्रेज़ों का बढ़ता हस्तक्षेप, मीर कासिम और अंग्रेज़ों के बीच व्यापारिक विवाद, भारतीय शासकों का अंग्रेज़ों के खिलाफ गठबंधन। इस बार भारतीय पक्ष एकजुट थे, 3 शासक मिलकर अंग्रेज़ों के विरुद्ध फाइट कर रहे थे। फिर भी अंग्रेज़ों की सेना संगठित और प्रशिक्षित थी। निर्णायक रूप से अंग्रेज़ों का जीत हुआ। ओके, निर्णायक रूप से अंग्रेज़ों का जीत हुआ। इसका परिणाम क्या हुआ? परिणाम हुआ कि अंग्रेज़ों की पूरी तरह से राजनीतिक और सैन्य जीत हो गई। 1764 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के नाम से एक ट्रीटी साइन किया गया। अंग्रेज़ों के दीवानी अधिकार जो है बंगाल, बिहार, उड़ीसा मिल गया। माने इसमें इन लोगों का कंट्रोल पूर्ण रूप से हो गया। मुगल सम्राट जो थे अंग्रेज़ों के अधीन हो गए। प्लासी में कहा जाता है कि अंग्रेज़ों का एंट्री हुआ और वहाँ पे पॉलिटिकल में कुछ हस्तक्षेप और उस पर कंट्रोल हुआ। लेकिन बक्सर जो युद्ध हुआ इसमें कम्प्लीटली एक्चुअल कंट्रोल बक्सर का युद्ध में हो गया। डू एंड डाई का स्लोगन किसने दिया? महात्मा गांधी। नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट 1920 में दिया गया था, असहयोग आंदोलन। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट 1930 में। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में। गीता इज ए पार्ट ऑफ, क्या चीज़ का पार्ट है ये? महाभारत का पार्ट है। अजंता कैव्स लोकेटेड इन महाराष्ट्र, आप लोग सुने होंगे। फाउंडर ऑफ मौर्य डायनेस्टी चंद्रगुप्त मौर्य। रिलीजन ऑफ अशोका, बुद्धिज्म।
ज्योग्राफी से कंसर्न क्वेश्चन, शेप ऑफ अर्थ, पृथ्वी का शेप कैसा है? ज्योइड है, पृथ्वी जैसा आकार है, जो हम फोटो के माध्यम से देख सकते हैं। ये जो है इसका आकार है। लार्जेस्ट ओशियन, पैसिफिक ओशियन, आप यहाँ पे पिक्चर में देख पा रहे होंगे, पैसिफिक ओशियन। ये जो है सबसे लार्जेस्ट ओशियन है। और इसके ऊपर जो है यहाँ पर देख रहे हैं आर्कटिक ओशियन, ये सबसे छोटा ओशियन है। चलिए नेक्स्ट, हाईएस्ट पीक इन इंडिया। आप सभी जानते हैं हाईएस्ट पीक कौन सा है? कंचनजंगा। कंचनजंगा के आप श्रृंखलाएं पहले देख लीजिए, ये कंचनजंगा है। कंचनजंगा के बारे में, ये बार बार ऐसे क्यों हो रहा है बैक? कंचनजंगा जो है इसका जो हाइट है 28,169 फीट हाइट है। मीटर में देखा जाए तो 8,586 मीटर इसका लेंथ है। ये जो है नेपाल और इंडिया का बॉर्डर सिक्किम के पास में है। इट इज़ द वर्ल्ड थर्ड हाईएस्ट माउंट एंड इंडिया फर्स्ट पिक। अगर वर्ल्ड में देखा जाएगा तो ये तीसरा है, और भारत में देखा जाएगा तो ये फर्स्ट हाईएस्ट पिक इन इंडिया। ओरिजिन ऑफ गंगा, गंगोत्री। ये गंगोत्री आप जो फोटो में देख रहे हैं, ये ओरिजिन है जो गंगा नदी का स्रोत है, जहाँ से गंगा नदी निकल कर आगे की तरफ आती है। नेक्स्ट, द डेजर्ट लोकेटेड इन राजस्थान। भारत में आप लोग जानते हैं डेजर्ट एक ही राज्य में है जो मेनली माना जाता है, वो है राजस्थान। लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, गंगा। ये जो गंगा नदी है कहाँ से निकल के आती है? आपको फोटो दिखाए थे, गंगोत्री। गंगा का जो लेंथ है, गंगा नदी का जो लेंथ है 2,500+ किलोमीटर है, और इससे ऑलमोस्ट 600 मिलियन पीपल इसके वाटर के स्रोत को यूज़ करते हैं। मानसून इज कॉज्ड बाय विंड्स। जो मानसून है वो पूरा का पूरा विंड्स पर डिपेंड करता है। ब्लैक सॉइल इज़ द बेस्ट फॉर ब्लैक सॉइल इज़ बेस्ट फॉर कॉटन। कॉटन के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है। कॉटन से होता क्या है? आप सब जानते हैं, कॉटन से कपड़ा बनाए जाते हैं, कॉटन से रुई बनता है, कॉटन से क्लॉथ्स बनते हैं, ठीक है, कॉटन से रस्सी बनाई जाती है। तो आजकल प्रोडक्शन कुछ हद तक कम हो गया है, पहले कॉटन के प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा किया जाता था। क्लोजेस्ट प्लांट टू सन, मरकरी। मरकरी जो है सन से सबसे नज़दीक है। आप यहाँ देख पा रहे होंगे मरकरी, जो 88 डेज़ में पूरा राउंड ये करता है। और उसी तरह आप जुपिटर को भी देख सकते हैं कि जुपिटर एक राउंड जब सन को लगाता है तो कितना टाइम लेता है? 11.86 ईयर्स। वीनस कितना लेता है? 225 डेज़। कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया 7,516 किलोमीटर। ये जो आप देख रहे हैं, ये भारत के जो कोस्टल एरियाज़ हैं इसके बारे में जिक्र किया गया है। इसका लेंथ आपने देखा 7,516 किलोमीटर। 2024 में एक सर्वे किया गया था जो 7,516 किलोमीटर निर्धारित किया गया, और इससे पहले जो मेजरमेंट किए गए थे वो कब किए गए थे? 1970 में किए गए थे। 11,098.81 किलोमीटर था। लेकिन इसको अभी करेंटली जो मेजरमेंट किए गए हैं, और मेजरमेंट किसके द्वारा किए गए हैं? नेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑफिस एंड सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। जब हम जिक्र करते हैं गुजरात जो है सबसे लंबा, उसका लेंथ है 2,370, और सेकेंड लार्जेस्ट जो है वो है तमिलनाडु का 1,068 किलोमीटर। नेक्स्ट आंध्र प्रदेश 1,053, और वेस्ट बंगाल 721 किलोमीटर साझा करती है बॉर्ड सी और इसका माने उसका कोस्ट लाइन। चलिए नेक्स्ट ये में देखेंगे
इकोनॉमी और इससे रिलेटेड टॉपिक्स। बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आप लोगों को अगर कुछ टॉपिक में डाउट्स हों तो आप लोग शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।